प्रिय दोस्तों एवं छात्रों, आज मैं आप लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बदले लागू हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS के एवं दंड प्रक्रिया संहिता के परस्पर संबंधों को बताऊंगा, जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सीधे सीधे ले लिए गए हैं या क्या परिवर्तन किया गया है तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा के प्रावधान नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किस धारा में रखे गए हैं, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का संख्यांक 46 और यह 1 जुलाई 2024 से लागू है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 39 यानी 39 अध्याय, कुल धाराएं 531, 531 और अनुसूचियां 2 हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें परिवर्तन क्या हुआ है और किन धाराओं में किसे जोड़ा गया है। तो इसे राष्ट्रपति की संस्तुति 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई थी और 1 जुलाई 2024 से यह लागू हुआ था। अगर बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 1 में जम्मू कश्मीर राज्य का जिक्र है, लेकिन BNSS में जम्मू कश्मीर राज्य का अलग से कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। BNSS की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं और कुल परिभाषाएं 26 हैं। एक नई परिभाषा जोड़ी गई है धारा 2 क में, जिसे श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 3 दंड प्रक्रिया संहिता के शीर्षक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यथावत रख दिया गया है, परंतु इसमें महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 2 में धारा 6 से 25A तक दंड न्यायालयों और कार्यालय का गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब दंड न्यायालयों के गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 6 से धारा 20 तक में दिया गया है। पहले धारा 6 से धारा 25A तक था, अब धारा 6 से धारा 20 तक में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 8, 10, 16, 17, 18 में महानगर क्षेत्र, सहायक सत्र न्यायाधीश का अधीनस्थ होना, महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तथा विशेष महानगर मजिस्ट्रेट का जिक्र है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इन सभी को समाप्त कर दिया गया है, इनका उल्लेख नहीं किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 3 में धारा 26 से धारा 36 तक में न्यायालयों की शक्तियाँ दी गई थीं, लेकिन अब इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 21 से लेके 29 तक में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 में कुछ किशोर मामलों में क्षेत्राधिकार का वर्णन है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस धारा को शामिल ही नहीं किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 4 क और 4 ख में उल्लिखित उच्च पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता से संबंधित प्रावधान दिया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 30 से 34 तक में इसे स्थापित किया गया है। गिरफ्तारी से संबंधित जो प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5 की धारा 41 से 60 तक में दिया गया था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 5 की धारा 35 से 62 तक में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41 क में गिरफ्तारी और उपस्थिति के लिए नोटिस से संबंधित प्रावधान था। इसे इकट्ठा करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में दे दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में एक उपधारा 7 जोड़ा गया है और जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उपनिरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, उसकी पूर्व अनुमति के बिना उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही धारा 41 ग जो कि CRPC में दंड प्रक्रिया संहिता में नियंत्रण कक्ष से संबंधित था, अब एक नया शीर्षक नामित पुलिस अधिकारी इसे दे दिया गया है। धारा 37 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एकत्रित करके यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी
नियुक्त किया जाएगा जो सहायक पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। वह गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और पता के बारे में जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा। अपराध की प्रकृति उसके साथ हो, किस अपराध के लिए आरोपित किया गया है, प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से डिजिटल मोड पर भी उसे प्रदर्शित किया जाएगा। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। गिरफ्तारी के तरीकों से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान धारा 46 में दिया गया था। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 में यह प्रावधान किया गया है, लेकिन धारा 43 में एक नई उपधारा 3 भी जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। अब ऐसे कौन से अपराधी होंगे जिनके लिए अब हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है? पहले हथकड़ी का प्रयोग मना था, अब हथकड़ी के प्रयोग को किया जा सकता है। तो ऐसे अपराधियों के बारे में किया जा सकता है जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी हैं, या अभिरक्षा से निकल भागा है, या जिसने संगठित अपराध किया है, आतंकवादी कृत्य किया है, औषधि संबंधी अपराध किया है, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जा रखा है, हत्या, बलात्संग, अम्ल हमला, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण किया है, मानव दुर्व्यापार किया है, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध किया है, तो उन्हें ले जाते समय हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। चिकित्सीय परीक्षण से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 में दिया गया था। अब इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 51 में उसी प्रकार रख दिया गया है, लेकिन एक उपधारा 3 इसमें जोड़ा गया है, जिसके अनुसार चिकित्सा परीक्षण करने वाले पंजीकृत चिकित्सक को अपनी रिपोर्ट बिना देरी किए अनुसंधान अधिकारी को यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तुरंत देनी होगी। इसके साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 6 की धारा 61 से लेकर 90 तक के प्रावधानों को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में थोड़ा बहुत फेरबदल करके धारा 63 से लेकर धारा 93 तक में दे दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 के प्रावधानों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 63 में रख दिया गया है, और इसमें एक उपधारा 2 जोड़ दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी गूढ़ लेखिक या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में होगा और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी या डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डिजिटल साक्ष्यों पर या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर जोर देती है। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 64(1) में एक परंतु जोड़कर यह भी प्रावधान किया गया है कि आदेशिकाओं से संबंधित एक रजिस्टर पुलिस थाना और अदालत के रजिस्टर के पास रखा जाएगा, जिसमें कि पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार का पता, ईमेल, फ़ोन नंबर, ऐसे अन्य ब्यौरा जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा निश्चित करे उस रजिस्टर में रखा जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 65(2) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम पर समन की तामील ऐसे फर्म या संगम के किसी भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकती है, या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजकर की जा सकती है। तामील ऐसा समन तामील हुआ तब समझा जाएगा जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंच जाएगा। धारा 70(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान किया गया है कि धारा 64 से लेकर धारा 71 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से तामील किए गए सभी समन सम्यक रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे। ऐसे समन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रूप में रखी भी जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अगर समन की तामील की जाती है तो उसे तामील किया गया समझा जाएगा। धारा 82(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी के संबंध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है जिले में नियुक्त पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति निवास करता था को तुरंत जानकारी दी जाएगी। यानी जहां गिरफ्तार किया गया है वहां के पुलिस अधिकारी को और जहां वो रहता है वहां के पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की तुरंत जानकारी दी जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84(4) में प्रावधान किया गया है कि ऐसे सभी भगोड़े व्यक्तियों को जो 10 वर्ष से अधिक के कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड वाले अपराधों में वांछित हों या ढूंढे जा रहे हों, उनको उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। ध्यान रहे कि उद्घोषित अपराधी उनको घोषित किया जा सकता है जो कि भगोड़े हैं या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित किए गए हैं
आजीवन कारावास से दंडित किए हैं, मृत्युदंड से दंडित किए गए हैं। तो ऐसे अपराधों में अगर उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें ढूंढा जा रहा है, वो नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। आगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा 86 जोड़ी गई है। इसके अनुसार थाना क्षेत्र के बाहर स्थित उद्घोषित अपराधियों की संपत्तियों को पहचानने और जब्त करने के बारे में सहायता ली जा सकती है। ऐसा प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में सीआरपीसी में नहीं था। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 7 की धारा 91 से 105 तक के जो प्रावधान थे, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 से 110 में दे दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 में यह प्रावधान किया गया है कि तलाशी और जब्तीकरण की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और ऐसी वीडियोग्राफी मोबाइल फ़ोन द्वारा भी की जा सकती है। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा 107 जोड़ा गया है, जिसमें दिया गया है कि पुलिस अनुसंधान अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त कर सकता है। यानी कि वह जो अपराध में अर्जित संपत्ति है, अपराध से जो संपत्ति कमाई गई है, उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब्त कर सकता है। धारा 26 में दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 7 क की धारा 105 क से 105 ठ में जो प्रावधान दिया गया था, वह अध्याय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 8 की धारा 111 से 124 तक में दे दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 क और 166 ख जो भारत से बाहर किसी देश या अन्य अन्वेषण के लिए प्रावधान करती है, यानी भारत के बाहर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में प्रावधान करती है, अब इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 112 और 113 में उसी प्रकार रख दिया गया है। परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित जो प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 में दिया गया था, वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 9 में दिया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 125 से 143 तक में दिया गया है। पत्नी, संतान, माता पिता के रख रखाव यानी भरण पोषण से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 तक में दिया गया था, वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 10 में धारा 144 से 147 तक में दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 145 में एक नई उपधारा घ जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि माता पिता उस स्थान पर रख रखाव के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां वे सामान्यतः रह रहे हों। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 10 में की धारा 129 से 148 तक में, जिनमें लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने से संबंधित प्रावधान था, को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 148 से 167 यानी 167 में रख दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 157 में एक परंतु जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि पब्लिक न्यूसेंस हटाने से संबंधित प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके 90 दिन के अंदर पूरी की जाएगी, यानी न्यूसेंस 90 दिन के अंदर हटाया जाएगा और यह अवधि अगर उचित कारण दिया जाए तो 120 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। धारा 144A दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144A में जो हथियार लेकर प्रदर्शन करने या सामूहिक ड्रिल करने या हथियार के साथ सामूहिक प्रशिक्षण देने से संबंधित प्रावधान था, जिसे रोका गया था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से इसे हटा दिया गया है, इसे शामिल नहीं किया गया है। पुलिस के निवारक कार्रवाई से संबंधित प्रावधान जो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 11 की धारा 149 से 153 तक में दिया गया था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 168 से 172 तक में शामिल किया गया है। वाट और मापों के निरीक्षण से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 में दी गई थी, अब इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा 172 जोड़ी गई है, जिसके अनुसार पुलिस को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो अध्याय 11 के अंतर्गत पुलिस द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं मानता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 में, जिसमें कि पुलिस अधिकारी को सूचना देने और अनुसंधान करने के बारे में धारा 154 से 176 तक में प्रावधान दिया गया था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 13 की धारा 173 से 176 तक में ये प्रावधान रख दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) में ये प्रावधान किया गया है कि अपराध घटित होने के संबंध में सूचना किसी भी पुलिस थाना इंचार्ज को दी जा सकती है।
चाहे घटनास्थल उसके अधिकार क्षेत्र में हो अथवा न हो। पहले होता क्या था कि पहले जिस क्षेत्र में अपराध होता था वहीं के थाने पर सूचना दी जाती थी, एफआईआर की जाती थी। लेकिन अब आप किसी भी पुलिस थाने पर, चाहे उस क्षेत्र में हो चाहे न हो, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। अपराध के घटित होने की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है, परंतु ऐसी सूचना देने वाला व्यक्ति 3 दिन के अंदर आकर सूचना पर अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करेगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर एफआईआर कराते हैं तो 3 दिन के अंदर जाकर आपको उस पर अपना सिग्नेचर करना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(2) में यह प्रावधान किया गया है कि एफआईआर की प्रति अपराध पीड़ित व्यक्ति को भी मुफ्त में दी जाएगी। पहले ये प्रावधान था कि जो एफआईआर कराएगा उसे एक प्रति मुफ्त दी जाएगी। अब पीड़ित व्यक्ति को, जो अपराध से पीड़ित है, उसे भी एक प्रति मुफ्त दी जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि जिला पुलिस अधीक्षक भी अपराध की सूचना पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाता है तो पीड़ित व्यक्ति अदालत में आवेदन दे सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(3) में यह प्रावधान किया गया है कि थाना इंचार्ज कुछ मामलों में उप पुलिस अधीक्षक पद के अधिकारी की अनुमति से मुकदमा दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच कर सकता है। यानी उप पुलिस अधीक्षक अगर आदेश करता है तो जो थाना इंचार्ज है वो पहले इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यह प्रारंभिक जांच 14 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(1) के बाद एक परंतुक भी जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अपराध की प्रकृति और संगीनता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक किसी मामले का अनुसंधान करने के लिए उप पुलिस अधीक्षक को भी कह सकता है। यानी पुलिस अधीक्षक इन्वेस्टिगेशन उप पुलिस अधीक्षक से भी करवा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा 175(4) जोड़ी गई है, जिसके अनुसार धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर जो अपने शासकीय कर्तव्यों के दौरान उत्पन्न हुआ है, जो लोक सेवक के शासकीय कर्तव्यों के दौरान उत्पन्न हुआ है, उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों पर रिपोर्ट प्राप्त करने, लोक सेवक द्वारा दिए गए प्रख्यानों जो कि ऐसी स्थिति के बारे में विचार करने के पश्चात अन्वेषण कर सकेगा। ध्यान रहे कि अगर कोई लोक सेवक है और लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद किया गया है तो मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। पहले वो क्या करेगा कि उस अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा। इसके बाद उस लोक सेवक के बातों को भी, बयान को भी सुनेगा। इसके बाद ही अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन का आदेश देगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक नई धारा 176(3) जोड़ी गई है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि जहां अपराध की सज़ा 7 वर्ष के कारावास या उससे अधिक कठोर कारावास की हो, वहां फॉरेंसिक विशेषज्ञ अपराध स्थल का निरीक्षण करेंगे और साक्ष्य इकट्ठा करेंगे तथा वीडियोग्राफी भी करेंगे। किसी ऐसे अपराध के जो 7 वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है, ऐसे अपराध के होने से संबंधित प्रत्येक सूचना की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी तारीख से जो इस संबंध में 5 वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य ग्रहण करने के लिए न्याय संबंधी दल को अपराध स्थल पर भेज सकेगा और मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी बनवाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें वीडियोग्राफी को भी महत्व दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को महत्व दिया गया है। अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 जो पुलिस अधिकारियों को गवाह को बुलाने का अधिकार देती है, अब इसे बदल दिया गया है इस शीर्षक को, और बदल कर इसका नाम रखा गया अनुसंधान अथवा प्रारंभिक जांच करने की शक्तियां। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 में इसे दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं थाने में आकर जांच में शामिल होता है तो उसे उसकी अनुमति दी जाएगी, वो थाने में आकर जांच में शामिल हो सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 में एक परंतुक जोड़ा गया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी मोबाइल फ़ोन, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166A, 166B को
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 112, 113 में रख दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(2) में मजिस्ट्रेट को 15 दिन तक पुलिस रिमांड देने का अधिकार दिया गया है। यह 15 दिन का कुल रिमांड आरोपित व्यक्ति की न्यायिक हिरासत के 40 दिन अथवा 60 दिन के अंदर अंदर इकट्ठा या हिस्सों में कई बार लिया जा सकता है। ध्यान रहे, 15 दिन का पुलिस रिमांड मजिस्ट्रेट दे सकता है और 15 दिन का जो समय है, अगर उसे न्यायिक हिरासत में 40 दिन अथवा 60 दिन के अंदर अंदर उसे 15 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जा सकता है। 40 दिन उस मामले में होगा जहां 60 दिन का न्यायिक हिरासत दिया गया है, और जहां 90 दिन का न्यायिक हिरासत दिया गया है वहां 60 दिन के अंदर 15 दिन का पुलिस रिमांड लिया जा सकता है। आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी कि अगर न्यायिक हिरासत किसी व्यक्ति को 60 दिन का होता है तो 40 दिन के भीतर ही 15 दिन का पुलिस रिमांड पूरा कर लिया जाएगा, चाहे इकट्ठा पूरा कर लिया जाए या शिफ्ट में पूरा किया जाए। इसी तरीके से जहां 90 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है वहां 60 दिन के भीतर ही 15 दिन का पुलिस रिमांड पूरा कर लिया जाएगा, चाहे एक साथ पूरा कर लिया जाए चाहे शिफ्ट में पूरा किया जाए, लेकिन 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 में को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 190 में रखा गया है और एक परंतु जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ले सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट जिसको ऐसी रिपोर्ट भेजी गई है इस आधार पर कि अभियुक्त को अभिरक्षा में नहीं भेजा गया है, उसे स्वीकृत करने से इनकार नहीं करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के समान है, इसमें 193 में एक उपधारा 8 जोड़ा गया है और प्रावधान किया गया है कि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी धारा 320 के अधीन या अपेक्षित अभियुक्त को प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट को सम्यक रूप से सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की उतनी संख्या में प्रतियां जो जरूरी हो प्रस्तुत करेगा। यानी कि अभियुक्त को वो सभी प्रतियां दी जाएंगी जो कि जरूरी हों। पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां देना धारा 173(7) दंड प्रक्रिया संहिता में जरूरी नहीं था, लेकिन ऐसा करना अनुसंधान अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया था, लेकिन अब यह जरूरी होगा, अब उसे ऐसी प्रतियां देना होगा। धारा 193 उपधारा 9 भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि विचारण के दौरान और अन्वेषण के मामले का विचार करने वाले न्यायालय की आज्ञा से संचालित किया जा सकेगा। यानी कि विचारण के दौरान और अन्वेषण मामले का विचार करने वाले न्यायालय की आज्ञा से संचालित किया जा सकेगा और जो 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। यानी कि जब मामले का विचारण चल रहा हो उस समय भी अन्वेषण कार्य संचालित किया जा सकेगा और 90 दिनों के भीतर उसे पूरा किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 13 में आपराधिक न्यायालयों की जांच और सुनवाई से संबंधित प्रावधान दिया गया था। अब इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 197 से धारा 209 में दिया गया है। तो इस तरह से लगभग आधे प्रावधानों को हम आप लोगों के समक्ष रख चुके हैं और बाकी दूसरी कड़ी में एक दूसरा वीडियो बनाएंगे और बाकी प्रावधानों को